चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विभव मापी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, विभव मापी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। देखो, विभव मापी क्या है, इसमें जानेंगे हम लोग विभव मापी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है और इसको कैसे बना सकते हैं, ये क्रिया कैसे करता है और विभव मापी का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस बातों पर आज की इस वीडियो में फोकस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है विभव मापी। देखो, विभव मापी, तो विभव मापी के द्वारा सेलों के बीच क्या नाप सकते हैं, विद्युत वाहक बल मापी जाती है। और नहीं तो दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु मान लो ए और बी, दो बिंदु है तो इनके बीच विभवांतर मापी जाती है। विभव मापी का दो यही आपका मेन चीज है कि विभव मापी एक ऐसा मशीन है जिसके सहारे से आप सेल के, ये सेल है आपका, ये क्या है आपका, ये सेल है, ये भी क्या एक सेल है, जिसके सहारे सेल के विद्युत वाहक बल की माप करी जाती है। अगर ये भी नहीं बोल सकते तो इतना बोलेगा कि विभव मापी एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से हम लोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करेगा विभव मापी क्या भाई, देखो विभव मापी क्या है, एक मशीन है, चाहे एक युक्ति है। विभव मापी एक ऐसा युक्ति है जिसके सहारे से हम लोग सेल के बीच विद्युत वाहक बल की माप करते हैं। नहीं तो ये बोलेगा कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके सहारे से दो बिंदुओं के बीच हम लोग विभवांतर मापने का काम करते हैं। देखो विभवांतर, ये विभव मापी क्या करता है, विभवांतर नापता है कि कितना दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। और नहीं तो सेल का विद्युत वाहक बल की ये माप करता है कि आखिर कितना यहाँ वोल्टेज का विद्युत वाहक बल है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो, तो विभव मापी समझ में, विभव मापी क्या है, तो विभव मापी एक मशीन है जिसके सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापी जाती है। अब यहाँ से हम लोग इसके सिद्धांत की चर्चा करते हैं। देखो सिद्धांत क्या है, चित्र की मैं चर्चा करूंगा लेकिन अभी समझते चलिए। देखो ये आपका विभव मापी है, पिक्चर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका ई वाले मतलब ई विद्युत वाहक बल वाले एक संचायक सेल जोड़ दिया गया, मतलब एक बैटरी है जिसका अधिकतम वोल्टेज कितना है, ई लेकर चले हैं। अब इससे जैसे ही धारा प्रवाहित करी जाती है तो ए और बी के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान हम लोग देख सकते हैं। उस विभवांतर का मान होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका मान होता है उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। देखो जैसे ही अगर यहाँ से हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे, फोकस करिएगा, जैसे ही यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं कि यहाँ ए और बी के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उस विभवांतर का मान होता है आई आर, मतलब उसमें बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे भाई, ए और बी के बीच क्या उत्पन्न होगा, तो ए और बी के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये ए और बी क्या है, तो थोड़ा सा पिक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो ए और बी एक तार है, क्या है, ए और बी एक लंबा सा तार है, ठीक है ना, जिसके सिरे ए को क्या किया गया है कि सेल के धन ध्रुव से जोड़ दिया गया। जो ई सेल वाला है, ई सेल वाले धन ध्रुव, ये बड़का प्लस है, दूसरा का क्या है, माइनस है। यानी जो आपका विद्युत वाहक बल है उसके धन ध्रुव से ए को जोड़ दिया गया है, जो इसका ऋण ध्रुव है विद्युत वाहक बल का, उसको धारा नियंत्रक आर एच से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया, धारा नियंत्रक आर एच से जोड़ दिया गया। ये आर एच क्या है, तो धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक का मेन काम होता है धारा को कंट्रोल करना, उसके सारे आप धारा का मान घटा सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चित्र को समझिए, आपका ए बी क्या एक तार है और साथ में एक विद्युत वाहक बल ई वाला संचायक सेल यहाँ पर लगा दिया गया है, जिसके धन ध्रुव को तार के सिरा ए से जोड़ दिया गया है और उसी के ऋण ध्रुव को एक धारा नियंत्रक आर एच से जोड़ दिया गया है, जिसकी सहायता से धारा का मान घटाया जा सकता है, नहीं तो बढ़ाया जा सकता है। उसका नीचे बात करते हैं तो एक अन्य सेल और लगा दिए, एक अन्य सेल ई डैश वाला संचायक सेल नीचे देखिए लगा दिया गया है, जिसके धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से जोड़ दिया गया है और ऋण ध्रुव को एक गैल्वेनोमीटर जी लगाकर जौकी जे से तार ए बी पर स्पर्श कराया। ये जे क्या है, तो जौकी है, तो जौकी जे से ए बी के किसी भी बिंदु पर स्पर्श कराया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जो जे है, अब जे को जौकी जो आपका है, इसको कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं आप, फ्री है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं कि यहीं पर होगा तो यहीं पर। इस जौकी जे को कहीं भी घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लंबाया जा सकता है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चित्र को जरा सा आप समझिए, क्योंकि आपको बनावट देखना है। तो इसमें क्या ए बी एक तार है, क्या इसमें एक ए बी एक तार है। यहाँ पर मैं अलग से पिक्चर आपको बनाकर दिखा रहा हूं। देखो ये देखो, यहाँ पर ए बी क्या है, एक तार है, मान लेते हैं ये ए बी क्या है, एक तार है। ओके, और उसके बाद एक अन्य सेल लेकर चल दिया। अन्य सेल का मतलब एक विद्युत वाहक बल ई वाला संचायक सेल लेकर चले, जिसका धन ध्रुव को हम किससे जोड़ दिए, बिंदु ए से, तार के बिंदु ए से, और ऋण ध्रुव को क्या किया, एक धारा नियंत्रक लगाकर उसको जोड़ दे रहा है। ठीक है ना। इसके ऋण ध्रुव को
एक धारा नियंत्रक किससे जोड़ दिया, आरएच से जोड़ दिया। यहाँ पे एक कुंजी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात क्या है कि मैंने ए बी एक क्या कर लिया, तार ले लिया, ए बी क्या कर लिया, तार ले लिया। अब एक क्या है ना, विद्युत वाहक बल ई वाले संचायक से ले लिए, जिसके धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से और उसी का ऋण ध्रुव को हम किससे जोड़ दिए, एक धारा नियंत्रक से जोड़ दिया गया। अब नीचे एक और अन्य सेल आपको लेकर चला, मान लो कि एक दूसरा हम सेल यहाँ पर लेकर चल दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा आप यहाँ पर सेल लेकर चले हैं तो फोकस करिएगा। अब दूसरा सेल लेकर चले हैं तो इसके धन ध्रुव को हम किससे जोड़ देंगे, बिंदु ए से, लेकिन जो दूसरा का ऋण ध्रुव है वहां पर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और उसको जौकि जे द्वारा तार के किसी भी बिंदु पर स्पर्श करा देंगे। तो ये जो आपका पिक्चर बन गया, यही पिक्चर आपका किसका है, तो विभव मापी का हो गया। ये जो पिक्चर में अभी दिखा हूं, जो साइड में आपका पिक्चर एकदम सेम विभव मापी का ही है, ठीक है ना। तो क्या इसमें ए बी एक तार है, देख सकते हैं इसमें ए बी क्या एक तार है, ठीक है ना, जिसमें विद्युत वाहक बल ई वाले संचायक सेल के, चाहे विद्युत वाहक बल ई वाले सेल के धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से जोड़ दिया गया और इसी के ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक आरएच से जोड़ दिया गया। एक अन्य सेल लगा दिया गया जिसकी विद्युत वाहक बल अगर देखेंगे तो ई डैश हो जाएगा। इसका विद्युत वाहक बल कितना, ई डैश। इसके धन ध्रुव को बिंदु ए से और ऋण ध्रुव को क्या है, गैल्वेनोमीटर लगाकर जो कि जैसे स्पर्श करा दिया गया। तो ये पिक्चर में यही सब चीज है, ठीक है ना। ये जो आपका पिक्चर, ये विभव मापी का पिक्चर है। देखो कोई हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे ना तो ये पूरा आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आई पहले विभव मापी किसे कहते हैं। विभव मापी क्या है, तो विभव मापी एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से हम लोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालते हैं, नहीं तो सेल के बीच विभवांतर निकालने का काम करते हैं। और विभव मापी का सिद्धांत, तो जैसे ही हम लोग सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो ये ए और बी के बीच का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान इसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। और विभवांतर यदि विभव मापी की यदि बनावट हम लोग देखते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले विभव मापी की बनावट में आपको लिखना है कि ए बी एक लंबा तार है, ठीक है ना, और एक संचायक सेल एक विद्युत वाहक बल ई वाले संचायक सेल के धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से जोड़ दिया गया है और उसी के ऋण ध्रुव को एक धारा नियंत्रक आर एच से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे एक अन्य विद्युत वाहक बल ई डैश वाला सेल जिसके धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से जोड़ दिया गया है और उसके ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर लगाकर जो कि जैसे स्पर्श कराया गया। तो बनावट में यही आपको लिखना है। चित्र को समझ जाएंगे ना तो सारी भाषा आप ऐसा ही लिख सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। इसमें ए बी क्या एक तार है, समझिए इसमें ए बी क्या एक तार है, इसमें ए बी क्या है, इसमें ए बी एक तार है, इसमें ए बी क्या है, तो ए बी एक तार है। फोकस करिएगा, इसमें ए बी एक तार है और एक विद्युत वाहक बल ई वाला सेल लेकर चल दिया जिसके धन ध्रुव को, ये बड़का धन होता है छोटका ऋण होता है, जिसके धन ध्रुव को तार के बिंदु ए से जोड़ दिया गया है और ऋण ध्रुव को एक आर एच धारा नियंत्रक से जोड़ दिया गया है। इस धारा की सहायता से, जो धारा नियंत्रक है इसकी सहायता से धारा का मान घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक अन्य विद्युत वाहक बल ले लिए जिसका देख सकते हैं वोल्टेज ई डैश है, तो एक अन्य विद्युत वाहक बल ई डैश वाला सेल लेकर चल दिए, इसका धन ध्रुव को क्या किए, तार के बिंदु ए से जोड़ दिए और ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर लगाकर जो कि जैसे स्पर्श कर दिया गया। तो ये आपको लिखना किसमें, विभव मापी के बनावट में, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं अब विभव मापी के क्रिया विधि, ये कार्य कैसे करता है। देखिए जैसे ही इस सेल के द्वारा, जो आपका सेल लगा है इसके द्वारा जैसे ही हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर का मान I गुना आर होता है। तो आपको बस क्रिया विधि में इतना ही लिखना है कि जैसे ही सेल के द्वारा, जैसे ही बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। अब भाई आप ये भी कहेंगे कि सर एक बात बताइए, आप यहाँ पर एक बात बताइए कि सर इसका सिद्धांत भी सेम ही आप बताएं कि जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो ए और बी के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो सेम क्रिया विधि और सेम, दो क्रिया विधि में थोड़ा सा हम लोग लमड़ा कर लेकर चलेंगे। ये जो साइड में पिक्चर है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फोकस करते चलिएगा, बस ये हार्ड थोड़े है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए बाबू ध्यान से समझिए। देखो पहली बात क्रिया विधि हम लोग को समझना है, तो बस क्रिया विधि डैश डाल कर आपको यही लिखना है कि जैसे ही विद्युत वाहक बल ई वाले सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाती है, जिसका मान उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है ना। आपको इतना लिख देना है। अब यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये आ रही है, देखो यहाँ पर ये भी फोकस करने वाली बात आ रही है कि अगर सोची जाए, फोकस करिए, अगर सोच दिया जाए कि यहाँ पर अगर धारा का मान रोक स्थिर कर दिया जाए, मान लो इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित कराई जा रही है तो धारा के मान को स्थिर कर दिया जाए,
क्या कर दिया जाए, धारा के मान को स्थिर कर दिया जाए। यानी धारा के मान को जब स्थिर कर देंगे, उस धारा के प्रवाह को रोक ही देंगे, तो वहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसमें वो तार की लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये बात पहले समझिए। अगर मान लो कि जैसे ही सेल के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बहने वाली धारा और वहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसका मान बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। इतना तो आप पक्का जानते हैं, ठीक है ना। उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के ये बराबर होगा। इतनी तो आप बात जानते हैं ना। देखो उसके बाद क्या है, अगर मान लो हम धारा को रोक देते हैं तो भाई ए और बी के बीच धारा को स्थिर कर देते हैं, तो ए और बी के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो तार की लंबाई के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, तार की लंबाई। तो मान लो कि तार की लंबाई आपका एल है, ठीक है ना, तो विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा है वो किसके समानुपाती हो जा रहा है, तार की लंबाई के समानुपाती हो जा रहा है। अब फोकस करने वाली बात यहाँ पर है, मान लो इस सेल के लिए अगर मान लो कि विभवांतर यहाँ पर ई लेकर चले हैं, तो E1 इसको मान के चलो, ठीक है ना, चाहे ई छोड़ो, इसको क्या मान के चलो, E1 मान के चलो, E1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि E1 समानुपाती किसके हो जाएगा, L के हो जाएगा। क्रिया विधि में थोड़ा सा आपको सूत्र निकालना होता है। तो E1 जो है ना, इसको E1 मानते हैं, नीचे वाले को E2 मानते हैं, तो E1 समानुपाती किसका हो गया, L के। अब इसलिए फोकस करिए, E1 बराबर जैसे ही समानुपाती हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है, तो मान लो कि वो नियतांक K आ गया, ठीक है ना। और इसके लिए, इस सेल के लिए आप इस तार का लंबाई L1 लेकर चलिए, ठीक है ना, क्या लेकर चलिए, L1 लेकर चलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर K L1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 बराबर K L1 हो जाएगा। फोकस करिएगा ध्यान से, इसको समीकरण 1 आप ले सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, पहले जो विद्युत वाहक बल E है उससे धारा प्रवाहित किया, तो A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ जिसका मान बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर है, ठीक है ना। और उसके बाद ये लिखना है कि जैसे ही धारा को स्थिर कर देते हैं तो A और B के बीच उत्पन्न विभवांतर तार की लंबाई के समानुपाती हो जाता है, यानी V समानुपाती हो जाएगा L, ठीक है ना। अब इसी आधार पर यदि इसका निकालते हैं हम लोग, ये जो आपका विद्युत वाहक बल E है, इसके लिए यदि हम लोग मान निकालते हैं तो फोकस करेगा, यदि इसको E1 मान के चलेंगे तो E1 समानुपाती हो जाएगा L1, क्योंकि मान लो इसके लिए हम तार की लंबाई क्या लेकर चल दिए, L1 लेकर चल दिए, तो E1 समानुपाती हो जाएगा L1। समानुपाती हटा दिए तो एक नियतांक K आ गया, यानी E1 बराबर आ गया K L1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ साइड में समझिएगा ध्यान से। अब मान लो इस सेल के लेकर इसके लिए लेकर चलते हैं, तो अगर इसको हम लोग E2 लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, E2 लेकर चलते हैं, तो भाई वही ना होगा। अगर इससे धारा प्रवाहित करेंगे, धारा को स्थिर कर देंगे, तो इससे अगर धारा प्रवाहित करेंगे, धारा को स्थिर कर देंगे, तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल चाहे विभवांतर उत्पन्न होगा वो भी तार की लंबाई के समानुपाती होगा। यानी E2 समानुपाती L2 लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, अभी तो बताए थे कि धारा को स्थिर करेंगे तो भाई जो विभवांतर बनेगा वो किसके, लंबाई के समानुपाती होगा। तो इस सेल के लिए लंबाई L1 मान लिए, इस सेल के लिए लंबाई L2 मानकर हम चल दिए, ठीक है ना। यानी E2 समानुपाती होगा L2, इसलिए E2 बराबर यहां से एक नियतांक आया K L2 हो जाएगा। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। देखो दो सेल लगाए हैं तो दोनों सेल के लिए हमें निकालना पड़ेगा ना, तो यही फोकस करने वाली बात आ जा रही है। इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, मान निकाल रहे हैं, और इसके लिए भी मान निकाल रहे हैं। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे मालूम है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी इसको लिख देंगे E1 अपान हो जाएगा E2। तो E1 का मान है K L1 और E2 का मान है K L2 है। K कटिस हो गया, यानी इसलिए अगर देखी जाए तो E1 अपान हो गया E2 बराबर L1 बटा हो गया L2। तो यही होता है विभव मापी का व्यंजक। यानी विभव मापी का हम लोग उपयोग विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए करते हैं, यानी तो दो सेलों की तुलना करने के लिए करते हैं। ये विद्युत वाहक बल क्या, दो सेलों का भाई उसका दो सेलों का अधिकतम वोल्टेज है ये, ठीक है ना। तो ऐसा आपको क्रिया करना पड़ेगा क्रिया विधि में। कैसे करना फिर से समझिए। देखो विभव मापी क्रिया विधि, पहले इतना समझो कि जैसे ही ई के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो ए और बी के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है जिसका मान उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात V बराबर I R, ठीक है ना। अभी धारा प्रवाहित कर रहे थे, अब जो धारा बह रही है ज्यों का तो उसको स्थिर कर दे, तो भाई उसके कारण से जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो तार की लंबाई के समानुपाती होगा। तो V समानुपाती L लिख दिए कि जैसे ही धारा को हम एकदम फिक्स कर देते हैं कि जो पैर एकदम सेम चलेगा, तो यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो तार की लंबाई के समानुपाती होगा, यानी V समानुपाती हो जाएगा L। ये हो गया ना। तो अब देखते हैं विद्युत वाहक बल E के लिए चलेंगे, तो विद्युत वाहक बल E के लिए इसको E1 मान के चलेंगे, फोकस करेगा।
यदि हम इसको क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं, और इसको E' के जब हम क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल E1 के लिए अगर चलेंगे तो यहाँ भी इसके कारण विभवांतर चाहे विद्युत वाहक बल दोनों सेम ही चीज होता है, ठीक है ना। सेल है तो सेल के कारण से विभवांतर नहीं, यहाँ पर क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो E1 के लिए अगर चलेंगे तो E1 समानुपाती हो जाएगा किसके, L1 के, क्योंकि विभवांतर समानुपाती होता है लंबाई के। तो E1 समानुपाती हो गया L1। अब यहाँ से समानुपाती हटा दिए, एक नियतांक आ गया, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही दूसरे सेल के लिए E2 सेल के लिए अगर चलते हैं, E2 के लिए चलते हैं तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा E2 वो तार की लंबाई के समानुपाती होगा। तो भाई तार की लंबाई L2 लेकर चलें, जैसे समानुपाती हटाएंगे एक नियतांक आएगा, समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग कर देंगे, E1 अपन E2 कर दिए, दोनों का मान पुट कर दिए, आ गया आंसर E1 बटा E2 इज इक्वल L1 बटा L2। तो ये हो गया विभव मापी का विधि, मतलब क्या हो गया, मान हो गया, ठीक है ना। विभव मापी का व्यंजक ये निकल गया, पूछता भी है आपको क्या करेगा, चारों में से किसी 3 को दे देगा, बोलेगा कि एक का निकालिए। मान लो कि आपको E2 का मान दे देगा, L1 L2 का मान दे देगा, अब बोलेगा कि E1 का मान निकालिए। तो दो सेलों की तुलना कर रहे हैं, आप दो सेलों को विद्युत वाहक बल की तुलना कर रहे हैं, तो दो सेलों की तुलना करने के लिए क्या करेगा, बोल विभव मापी को उपयोग करते हैं, या किसी विद्युत वाहक बल का मान निकालना तो भी उपयोग करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का निकालना हो तभी विभव मापी का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये था आपका विभव मापी का क्रिया विधि, ठीक है ना। अब विभव मापी का उपयोग क्या है, तो अभी बताएं। अब विभव मापी का उपयोग है दो सेल की यदि तुलना करना हो, E1 E2 क्या है, तो दो सेल का विद्युत वाहक बल है, तो दो सेल की जब तुलना करना हो तब हम विभव मापी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर विद्युत वाहक बल E1 चाहे E2 चाहे विद्युत वाहक बल आपको निकालना है तो भी उसके लिए हम लोग विभव मापी प्रयोग करते हैं। चाहे आंतरिक प्रतिरोध, अंदर का यदि प्रतिरोध निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना तो भी विभव मापी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से देखी जाए तो आपका विभव मापी के सिद्धांत, विभव मापी की बनावट, विभव मापी की क्रिया विधि और विभव मापी के उपयोग आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो विभव मापी क्या है, तो विभव मापी एक ऐसा मशीन, एक ऐसा युक्ति है जिसके सहारे से हम लोग विद्युत वाहक बल की माप करते हैं, नहीं तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद विभव मापी के सिद्धांत, तो जैसे ही सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो दो बिंदुओं के बीच मतलब A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है जिसका मान बहने वाली धारा और उसमें प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद विभव मापी की बनावट, तो बनावट में आपको लिख देना कि AB एक तार है, ठीक है ना, और विद्युत वाहक बल E1 के धन ध्रुव को तार के बिंदु A से जोड़ दिया गया है और उसी के ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक RH से जोड़ दिया गया है। धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा का मान घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर एक अन्य सेल E2 के धन ध्रुव को तार के बिंदु A से जोड़ दिए हैं और इसके ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर लगाकर जौकि J से स्पर्श करा दिया गया, ठीक है ना, जौकि J से स्पर्श करा दिया गया। ये आपको बनावट में लिखना है। क्रिया विधि में क्या लिखना है, तो भाई यही लिखना है कि जैसे ही सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी विभवांतर भी बराबर सूत्र होता है IR, यानी इसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा उसका मान बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है ना। ये उसके बाद धारा को जैसे हम स्थिर कर दे रहे हैं तो वहां से हमें व्यंजक मिलता है। जैसे ही हम लोग धारा को स्थिर करेंगे तो E1 और E2 का मान यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन दोनों का मान सेम ही आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि E1 सेल के लिए, चाहे E भी छोड़िए, लिखेंगे ये कि जैसे ही धारा के मान को स्थिर करते हैं, क्या लिखेंगे, धारा के मान को जैसे ही हम लोग धारा के मान को जैसे ही हम लोग स्थिर करते हैं तो भाई इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब तार की लंबाई के समानुपाती होता है, भी समानुपाती हो जाएगा L। अब E1 सेल के लिए इसी के आधार पर चलेंगे तो E1 समानुपाती हो जाएगा L1, क्योंकि मान लो अगर सेल यहाँ इसका विद्युत वाहक बल E1 है और तार की लंबाई L1 है तो E1 समानुपाती हो जाएगा L1। इसके आधार पर समानुपाती आता है, एक नियतांक का समीकरण 2। इस सेल के लिए यदि E2 लेकर चलेंगे तो E2 समानुपाती हो जाएगा किसके, L2 के लिए, तो E2 समानुपाती आएंगे, आपका एक नियतांक आ जाएगा तो E2 बराबर के L2 हो जाएगा। समीकरण 2 दोनों का डिवाइड किए, अचर से अचर कट गया, आपका E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 आ गया, ठीक है ना। तो ये इसके आधार पर कि दो सेल की तुलना कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं और साथ में आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, इसके आधार पर यही है। तो इतना तक वो क्रिया विधि में लिखना है। फिर विभव मापी का उपयोग में क्या लिखना है, तो विभव मापी का उपयोग सेलों की तुलना, दो सेलों की तुलना करने के लिए करी जाती है, विद्युत वाहक बल निकालने के लिए करी जाती है, आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए करी जाती है, चाहे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना हो तो भी करी जाती है। तो इतनी बातें आप लिख सकते हैं विभव मापी में। आई होप ये विभव मापी का विस्तार से एक्सप्लेनेशन आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।